नमस्कार इंडिया और विशेषकर मेरे बिहार के दर्शकों और श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैं हूं आपकी होस्ट और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रियांशा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मतदान इंडिया प्रियांशा के साथ। बिहार की राजनीति में इस वक्त पर्दे के पीछे बहुत बड़ा भूचाल मच चुका है। जैसे कि खबर आ चुकी है कि बिहार ग्राम पंचायत चुनाव जो 2026 में होने वाले थे वो अब डिले होकर यानी टलकर 2027 में चले गए हैं। आम जनता को लग रहा होगा चुनाव 6 महीने या साल भर आगे ही तो बढ़े हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में मैं आपको बताऊं कि सिर्फ इस एक फैसले के कारण बिहार की ज़मीनी राजनीति का पूरा एजेंडा और समीकरण पलट चुका है। आज इन्हीं मुद्दों पर गहन मंथन करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाश सर, जो हमें बताएंगे कि इस एजेंडे की क्रोनोलॉजी क्या है और इसका बाकी पार्टियों पर क्या असर पड़ेगा। तो शुरू करते हैं मतदान मंथन प्रकाश सर के साथ। हेलो सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है मतदान इंडिया के मंच पे। तो अभी जो बिहार की राजनीतिक में अभी ऊपर नीचे सिचुएशंस हो रहे हैं, तो इसको देखते हुए हमारा आज का पहला और सीधा सवाल है कि अभी जो 2026 में ग्राम पंचायत चुनाव हो रहे थे उसको जिन कारणों से चुनाव आयोग ने 2027 में आगे भेजा है, तो इसके क्या राजनीतिक या प्रशासनिक वजह सामने आ रही है और इसका आम जनता पे क्या असर हो सकता है। बिहार पंचायत चुनाव जो अक्टूबर या नवंबर 2026 में होने वाले थे जी, उनको एक साल आगे ले जाने के पीछे दोनों कारण हैं, प्रशासनिक भी है और राजनीतिक भी है। प्रशासनिक कारण में जैसा कि सबको पता है कि बिहार में बहुत दिनों से डिलिमिटेशन का कार्य नहीं हुआ था, यानी कि नए ढंग से परिसीमन का कार्य स्थगित था। तो सरकार नए रूप में परिसीमन करेगी, तो उस परिसीमन के कारण वार्डों की संख्या बढ़ेगी, पंचायतों की संख्या बढ़ेगी और साथ ही साथ जब वार्ड और पंचायत की संख्या बढ़ेगी तो आरक्षण की व्यवस्था भी पूर्ण रूप से बदलेगी। जैसा कि हमको पता है कि यह आरक्षण का तीसरा चक्र है, यानी कि रोस्टर का तीसरा चक्र है। तो और जनसंख्या भी बढ़ी हमारी है, तो बढ़े हुए जनसंख्या के अनुपात में, बढ़े हुए पंचायत, बढ़े हुए वार्ड के अनुपात में रोस्टर को फिर से रिसेटल किया जाएगा। तो ये तो हो गया प्रशासनिक कारण जी। और प्रशासनिक कारण में दूसरा था कि बिहार सरकार या निर्वाचन आयोग की पूर्ण तैयारी अभी 2026 के लिए नहीं हुई थी। अभी भी निर्वाचन आयोग या बिहार सरकार आपत्ति और अनापत्ति के दौर से गुजर रहे थे, तो चुनाव कराने के लिए समय भी चाहिए था। तो परिसीमन के कारण उनको मने एक मौका मिला कि इस चुनाव को आगे बढ़ा दिया जाए। ये तो हो गया प्रशासनिक कारण। जहाँ तक राजनीतिक कारण का सवाल है, तो वर्तमान जो सत्ता में पार्टी है उस पार्टी को यह आभास है कि अगर पंचायत चुनाव अगर अभी होते हैं तो जनमत उनके खिलाफ जा सकता है। अच्छा, वैसे भी हम बिहार में देखते हैं कि पंचायत चुनाव में अधिकांश उम्मीदवार या अधिकांश सीटें आरजेडी के समर्थकों को प्राप्त होती है। अभी सरकार किसकी है? एनडीए की है जी। तो एनडीए को कहीं ना कहीं यह डर सता रहा था कि इस बदले हुए माहौल में जो लोग कल तक भाजपा के सपोर्टर थे उसमें से 40% 60% लोग शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे राजनीतिक दलों के तरफ। जी बिल्कुल। 2014 से लेके पहले चुनाव तक यानी कि 19 तक जो भाजपा के सपोर्टर थे, हम देखेंगे कि भाजपा के सपोर्टर बढ़ते जा रहे हैं। हाँ। 19 के बाद फिर 24 में भी, लेकिन 24 के बाद भाजपा के चुनावी रणनीतिकारों को यह समझ में आने लगा कि अब कोर वोटर से ही पूरे देश में हम राज्य नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें एक नया वर्ग तलाश करना होगा। तो नए वर्ग को तलाश करने के चक्कर में भाजपा के रणनीतिकारों ने ईबीसी, जिसको हम मोस्ट बैकवर्ड क्लास बोलते हैं, या ओबीसी या एसटी एससी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि उसकी भाजपा की धारणा है कि सामान्य वर्ग यानी सवर्ण जिसको हम कहते हैं वो तो हमारे साथ है ही, एक नया वर्ग हम ढूंढें अपने मने वोटर के रूप में, ताकि हमारी सत्ता आगे भी 30 साल 40 साल तक कंटिन्यू। तो ये सभी भी कारण था कि भाजपा को कहीं ना कहीं डर, या एनडीए सरकार को कहीं ना कहीं डर है कि पंचायत चुनाव में हमारे समर्थकों की जीत कम होगी और विपक्षी दलों के समर्थकों की जीत
पहले की तरह अधिक होगी। मतलब ये राजनीतिक इन कारण सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक और राजनीतिक कारणों का मिक्सचर है चुनाव के डिले होने का कारण। और माने यही कारण पिछले 2005 से ही है कि अभी तक बिहार में राजनीतिक दल आधारित पंचायत चुनाव नहीं हुए। अच्छा, जैसे भारत में कहीं पूर्ण रूप से राजनीतिक दल आधारित पंचायत चुनाव होते हैं, कहीं मिश्रित व्यवस्था है, यानी कि ग्राम पंचायत स्तर का चुनाव बिना राजनीतिक दल के होता है, लेकिन जिला परिषद या बीडीसी का चुनाव राजनीतिक दलों के टिकट पे होता है। तो भारत में दोनों तरह की व्यवस्था है। खासकर हिंदी पट्टी जो है, हिंदी पट्टी के राज्य में राजनीतिक दल के आधार पर चुनाव नहीं होते हैं। तो मतलब सर इसमें मिक्स ब्लेंड है रीजन दोनों का। लेकिन अभी जो ये डिले हो रहा है, इससे जो भी हमारे सदस्य हैं या जो मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर्स के लिए जो लड़ना चाहते थे, उन पे इसका क्या असर पड़ेगा? उनका एजेंडा कुछ बदलेगा या उनको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए? नहीं, देखिए, एक तो 1 साल का अवसर, जैसे मान लीजिए आप परीक्षा के लिए तैयार नहीं हैं और परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया, तो इसे आप एक अवसर के रूप में लेंगे। तो उसी तरह से जो भी हमारे उम्मीदवार बंधु भाई बहन हैं, उन्हें इस बढ़े हुए समय को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। और इस माने पूरे 1 साल की तैयारी का एक खाका खींच लेना चाहिए, एक रोड मैप तैयार कर लेना चाहिए। जैसा कि मतदान इंडिया ने बहुत सारे उम्मीदवारों को सलाह दिया कि आप 1 साल के समय को 4 भागों में विभाजित करें। फेज़ 1 में आप डेटा पे काम करें, यानी कि जो भी आपका चुनाव क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जातिगत आधारित डेटा का संकलन करें, महिला पुरुष आधारित डेटा का संकलन करें, कितने लोग बाहर हैं, कितने लोग वहाँ अभी हैं, माने डेटा पर रिसर्च करें, डेटा अपना तैयार प्रिपेयर करें। हाँ, यानी कि एक पूरा भौगोलिक सर्वे, जातीय सर्वे सब कुछ कर ले फर्स्ट चरण में, यानी पहले 3 महीने जो मिल रहे हैं। सेकेंड चरण में अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाना शुरू करें, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग। जी, इसलिए कि गांव में या ग्राम पंचायत में क्या होता है कि लोग चुनाव चिन्ह पे बाद में ध्यान देते हैं, पहले व्यक्ति को जानते हैं। हाँ, वो एक व्यक्ति से जुड़ाव है ना। हाँ, तो सेकंड चरण में यानी कि अगले 3 महीना में आप अपने व्यक्तिगत ब्रांडिंग करें, पर्सनल ब्रांडिंग करें। अब इस ब्रांडिंग के लिए आप जगह जगह संपर्क कीजिए, लोगों के यहाँ जाइए, गाँव विजिट कीजिए, लोगों के शादी विवाह, जन्मदिन, इस तरह के लोगों के बीच में अपना सुख दुख में शामिल हुई, और महिला पुरुष के साथ बैठक कीजिए, मीटिंग कीजिए, यानी कि अपने आप को ब्रांडिंग कीजिए। जी, उसके बाद आप तीसरे फेज में सोशल मीडिया का सहारा लीजिए। सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हो जाइए थर्ड फेज में ही। जी, अगर आपके पास फेसबुक पेज नहीं है, पेज बनाइए, इंस्टाग्राम का पेज नहीं है, बनाइए, यूट्यूब शॉर्ट्स डालिए, यानी कि मतलब पूरे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आप सोशल मीडिया पे यानी कि अपनी डिजिटल ब्रांडिंग कीजिए। और साथ ही साथ कुछ अपने 100 से लेकर 1000 समर्थकों की टीम तैयार कीजिए। पंचायत चुनाव में बहुत ज़्यादा मत नहीं होते हैं, अगर आप 100 से लेकर 1000 अपने समर्थकों की टीम तैयार कर लेते हैं तो चुनाव बहुत ही इजी, बहुत ही आसानी से आप जीत सकते हैं। मतलब पूरे 1 साल को कैसे यूटिलाइज करना है, आपने तो उसका रोड मैप ही बता दिया। उसके बाद इसी समय आप माने एडवांस में बूथ लेवल से लेकर बूथ कोऑर्डिनेटर, वार्ड कोऑर्डिनेटर, एक पूरे गांव का कोऑर्डिनेटर, फिर पंचायत कोऑर्डिनेटर, इस तरह का पद सृजित कीजिए और विश्वसनीय लोगों को ये काम सौंपिए। मतलब ये समय पूरी प्लानिंग और इन कोऑर्डिनेटर्स का काम होगा कि वार्ड से लेकर पंचायत स्तर तक की छोटी छोटी जन समस्याओं को उठाइए। व्यक्तिगत तौर पे अगर किसी को परेशानी हो, किसी तरह का प्रमाण पत्र बनवाना हो, ब्लॉक में कोई काम हो, प्रखंड जिला में कोई काम हो, तो आप खुद जाइए, अपने कोऑर्डिनेटर या आपके पास जो ये वॉलंटियर्स आपके हैं जी, उनको भेजिए, यानी कि आप लोगों से जुड़े रहिए, कनेक्ट। मतलब 4 स्टेजेस। और लास्ट जब चुनाव अनाउंस हो जाता है तो लास्ट के 3 महीने में आप चुनाव मोड में आ जाइए। चुनाव मोड में यानी कि आप अपने वार रूम को एक्टिव कीजिए, बूथ कैसे मैनेज कर रहे हैं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि चुनाव की कैंपेनिंग अब हम कर रहे हैं, प्रचार। लेकिन आपकी तैयारी पिछले 9 महीने में पूरी हो गई। अब चुनाव अनाउंस होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत उन्हें करना पड़ता है जो लास्ट मोमेंट में डिसीजन लेते हैं कि मुझे चुनाव लड़ना है, चलो अब हम चुनाव की तैयारी करें जी। तो पिछले 9 महीने से यदि आप पब्लिक के बीच में हैं तो पब्लिक के बीच में आप लोकप्रिय हो गए, जनता आपको चाहने लगी,
तो चुनाव के लिए ज़्यादा आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, step by डेटा step है। कलेक्ट कीजिए, तो इस बढ़े हुए physical समय branding। का इस बढ़े हुए समय का सदुपयोग उठाइए, और साथ ही साथ अगर आप सक्षम हैं तो मतदान इंडिया जैसे किसी प्रोफेशनल एजेंसी का Of सहारा course, लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, जो डेटा ड्राइव अपना जो भी आपका चुनाव का रोड मैप होगा, स्ट्रेटजी होगा, वह बना के आपको देगी और अभी से ही आपको गाइड करेगी। और सर ये स्ट्रैटेजी मेकर्स तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं, होते ही हैं। इनके आज बिना नहीं। आप प्रॉपर जो अपनी प्लानिंग है उसको जी, एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे। नहीं, आज हम 2014 से देख रहे हैं कि नैरेटिव बहुत मायने रख रहा है। जी 14 से लेकर 24 के बीच में पूरे देश में नैरेटिव बना भाजपा 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 के पक्ष में नैरेटिव, तो भाजपा की वोट संख्या बढ़ी, भाजपा सरकार में आती रही। अभी हम पिछले कुछ दिनों, कुछ महीनों या कुछ सालों से कहा जाए, 1-2 साल से, कि भाजपा के खिलाफ अब नैरेटिव बननी तय हुई है। हाँ, जैसे जंतर मंतर का धरना देखिए, धरना हुआ। जो भाजपा के कोर वोटर थे वो भी आ रहे हैं और भाजपा से यह मीडिया के सामने, मीडिया कैमरे के सामने बता रहे हैं कि मैं भाजपा का प्राथमिक सदस्य हूँ, मैं भाजपा तक का ब्लॉक स्तर का कोई अधिकारी हूँ, पदाधिकारी हूँ, जिला स्तर का हूँ, मैं भाजपा छोड़ रहा हूँ, मैं आइंदा भाजपा को वोट नहीं दूंगा। मतलब तो इस तरह का opposition नैरेटिव, के साथ खुद के पार्टी वाले लोग भी सामने तो अब इस तरह के नैरेटिव बनना तैयार हुआ है। तो नैरेटिव बहुत मायने रखता है। जैसे कि पटना के बांकीपुर सीट को लिया जाए तो वहाँ एक सेंटेंस ने कि कुत्ता बिल्ली को भी लड़ा दिया लड़ा जाए, दिएंगे तो वो उसने जीत एक जाएंगे। नैरेटिव जी, बना दिया। ये एक नैरेटिव बन गए, काफी नेगेटिव नैरेटिव। लोगों को लगा कि हम भाई इतने पढ़े लिखे हैं, हम भाजपा के सपोर्टर थे, यानी कि हमारी गिनती कुत्ता बिल्ली में हो रही है। यानी हम उतने बेवकूफ़ हैं कि भाजपा अगर कुत्ता बिल्ली को भी लड़ा देगी। जैसे कहा जाता था एक ज़माने में कि राजीव गांधी यदि अमेठी में अपना स्लीपर चप्पल रख देंगे तो उसको भी लोग वोट देंगे। जी, तो वही हाल यहाँ भी हुआ। तो भाजपा को मुंह की खानी पड़ी, जबकि भाजपा की पूरी मशीनरी के साथ साथ बिहार का मंत्रिमंडल और अदर स्टेट का भी मंत्रिमंडल, मंत्री लोग आके यहाँ कैंप किए थे। माने हाँ, एक घर के पीछे 5-5 लोग लगे हुए थे। फिर भी बहुत फिर भी डिफरेंस रहा है डिफरेंस प्रशांत रहा। किशोर जी का जो फाइनल वोट रहा है। तो हारने के पीछे, बांकीपुर सीट को हारने के पीछे बहुत सारे कारण थे, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या हुआ कि अंतिम मोमेंट में क्या हुआ, प्रशांत किशोर ने इसे ही नैरेटिव के रूप में सेट कर दिया। नैरेटिव को कुत्ता use बिल्ली, किया। देखो आपकी क्या है, यानी कि आपके पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है। आम पब्लिक के पास भाजपा करे कुत्ता बिल्ली को भी लड़ाऊंगा तो तुम तो वोट दोगे ही, तुम मेरे गुलाम हो। जी, इसका रिएक्शन हुआ और लोग अब खुल के आके कह रहे हैं कि हम आज तक भाजपा को वोट किए, अब नहीं आइंदा अब हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे। इट मींस पब्लिक और अपोजिशन दोनों एक्टिव तो है। ये अब देश में नैरेटिव बनना शुरू हो गया। जो लोग भाजपा के कल सोशल मीडिया पे भाजपा के लिए कुछ भी लिखते थे, हर चीज़ उसका शेयर करते थे, गलत हो या सही, अब वही लोग भाजपा के विरोधी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। हाँ, अभी E20 का भी मुद्दा हम देख रहे थे। E20 का मुद्दा है, UGC का मुद्दा है, जो भाजपा बहुत सारी चीजें को हैं। आमतौर पे माना जाता था कि यह शहरी वर्ग की पार्टी है और सामान्य जाति की पार्टी है, सामान्य जातियों का इसमें वर्चस्व है, लेकिन यह मिथक टूटा। UGC या उसके पीछे SC/SC एक्ट वाला जो था, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे दीपक मिश्रा, उनके डिसीजन के खिलाफ जो गवर्नमेंट ने उनके डिसीजन को पलटा, उन चीज़ों को लेकर धीरे धीरे सामान्य जाति को भी यह समझ में आ गया। और सिर्फ सामान्य जाति को समझ में नहीं आई, जो देश का गरीब तबका है, पिछड़ा तबका है, उसको भी ये चीज़ें समझ में आ गई कि हम कोई भिखारी या भिखमंगे नहीं है कि 5 केजी अनाज पे आपको वोट करते चले आएंगे। बिल्कुल, मतलब पब्लिक एक्टिव। देश का संसाधन कुछ घरानों को दिया जा रहा है, बाकी लोगों को क्या मिल रहा है? हाँ, रोजगार के अवसर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। शिक्षा का आप हाल देखिए, कोई Export भी में भी एग्जाम इंडिया किसी भी zero स्टेट का, हो रहा है। मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, कोई भी एग्जाम फेयर नहीं हो रहा है। हर एग्जाम का क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, हाँ, बच्चे परेशान हैं, छात्र परेशान हैं। और जहाँ तक राज्यों के लोक सेवा आयोग की बात की जाए तो भारत का कोई राज्य ऐसा नहीं है, कोई लोक सेवा आयोग ऐसा नहीं है जिसकी सीटें पहले ही नहीं बिक जाती है। 2-4% ईमानदारी से होती है, बाकी सीटें पहले ही बेच दी जाती है। तो आखिर पढ़ा लिखा युवा वर्ग कहाँ जाए? तो इन चीज़ों को देखने से लगता है कि बदलाव जरूरी है, और बदलाव केवल वहाँ नहीं होगा, बदलाव पंचायत में भी होगा जी, क्योंकि ये चीज़ें नीचे तक आ रही है। त्रिस्तरीय व्यवस्था की पहली सीढ़ी है पंचायत। पहली सीढ़ी है, तो पंचायत स्तर पर भी लोग वैसे ही लोगों को सिलेक्ट करेंगे जो उनके साथ जुड़ेगा, उनके लिए काम करने की संभावना जिसमें दिखे कि नहीं ये आदमी काम करेगा, उसके साथ लोग जुड़ेंगे। पहले की तरह नहीं है कि 3 टर्म मुखिया जी रह गए, फॉर्च्यूनर खरीद लिए, राइफल का लाइसेंस ले लिए, महल बना लिए। इस बार ये नहीं होगा।
इसलिए कि जिसको जेनजी कहा जा रहा है, तो 18 साल के वोटर की भूमिका जो पहली बार वोट करेंगे या दूसरी बार वोट करेंगे, इनकी संख्या ज़्यादा रहेगी जी। तो ये आपके उस कैटेगरी में नहीं आते हैं कि आपको वोट दे देंगे और आप उनके वोट को पैसे में बदलकर फॉर्च्यूनर खरीदिए, राइफल का लाइसेंस लीजिए और फिर आप विधानसभा के सीट के चक्कर में पड़ जाइए, उस लाइन में लग जाइए कि किसी पार्टी से हमको विधानसभा का टिकट मिल जाए, फिर हम ये इस चुनाव में नहीं होगा। इस चुनाव में भी वही होगा जो धरातल पे आकर काम करने की मनसा जाहिर करेगा और सच्चे मन से मनसा जाहिर करेगा। अब लोग आपसे इस तरह से प्रभावित होने वाले नहीं हैं। सर, तो अभी आपने बताया कि उनको अपने एजेंडा को कैसे रखना चाहिए, पूरे 1 साल को कैसे यूटिलाइज करें, साथ ही साथ आपने एक नैरेटिव की बात बोली है। तो अगर अभी जो ये चुनाव डिले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हर चीज़ का एक सही समय होता है, समय के अनुसार उनको, ये अलग बात है कि वो 1 साल का समय जो सदस्य हैं या जो मेंबर्स है वो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन क्या इस डिले को अपोजिशन इस डिले को भी एक नैरेटिव के रूप में यूज़ करेगी? नहीं, इसमें हाँ अपोजिशन कर सकती है, लेकिन बिहार में हमारा अपोजिशन कमज़ोर है। अच्छा। बिहार में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं कि अपोजिशन उन मुद्दों को उठाए तो बिहार सरकार पर एक बहुत ही बड़ा प्रेशर पड़ेगा और बिहार का विकास होगा, बिहार के लोगों का भला होगा। लेकिन जैसे केंद्र में अपोजिशन कमज़ोर है, उसी तरह से हमारे बिहार राज्य में अपोजिशन कमज़ोर है। अगर केंद्र में अपोजिशन मजबूत होती तो जंतर मंतर पे बार बार युवाओं को नहीं आना होता, तो क्या या पटना के सड़कों पे नहीं आना होता, क्योंकि विपक्ष जो अपनी भूमिका नहीं अदा कर रही है, नहीं निभा रही है, उसके कारण आम पब्लिक को रोड पे आना पड़ रहा है। उस सेम कंडीशन यहाँ है, यहाँ के विपक्ष भी बिल्कुल कमज़ोर है। एक से एक मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार तो एक मुद्दा है, लेकिन एक से एक मुद्दे हैं। रोज़ पुल गिर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के जो मुख्य नेता है कहाँ धरने पे है, कहाँ कोई आंदोलन कर रहे हैं, कहाँ कुछ कर रहे हैं। ये लोग इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, एक्टिव होते हैं। लेकिन अब धारणा बदल रही है, अब आपको 5 वर्ष एक्टिव होना होगा। भाजपा ने दिखाया कि भाई हम 5 साल हमेशा चुनावी मोड में ही रहते हैं, तो भाजपा चुनावी मोड में थी, आम जनता के भला करने वाली मोड में नहीं। हाँ, भाजपा अपनी, लेकिन अब दोनों करना पड़ेगा आपको। आप चुनावी मोड में रहिए, लेकिन जनता के भला की बात भी सोचिए। पब्लिक वेलफेयर इज गोइंग। आज अगर इंडियन इकोनॉमी को देखा जाए, हमारी इकोनॉमी कहाँ गई? कल तक जो हमारे प्रधानमंत्री कहते थे कि यदि डॉलर के मुकाबले हमारी करेंसी गिर रही है, रुपया गिर रहा है, तो प्रधानमंत्री गिरा हुआ है। बिल्कुल। तो वह बात आज उन पे लागू होती है कि डॉलर के मुकाबले 58 से लेके 95 और 98 और 90 पे कहाँ डॉलर पहुंच गया, कहाँ रुपया चला गया। यानी कि आप बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स बंद हो गए, हमारे पास तो लोग उनके, अब आमतौर पे विपक्ष कहती है जुमला, तो लोग वही जुमला से प्रभावित हुए, 10 साल मौका दिए, फिर आप किस मुंह से मौका मांगेंगे? आपने वैसा कुछ रिजल्ट ही नहीं दिया ना। अमीरी गरीबी के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा पूरे देश के संसाधन पे एक जमाने में हुआ था, उसी तरह से 2 औद्योगिक घरानों का कब्जा इस देश के पूरे संसाधन पे हो चुका है। हाँ, हो चुका है। लेकिन आम पब्लिक हिंदू और मुस्लिम में बट के इस खुशफहमी में थी कि चलो मुसलमानों को हम जवाब देंगे, और कांग्रेस के रीजन में मुसलमान खुश थे कि हम हिंदुओं को जवाब देंगे। तो आप हिंदू मुस्लिम में लड़ते रहिए। तो ये सरकार क्या दे रही है आपको? मंदिर दे रही है। ये सरकार क्या दे रही है? कांवड़ यात्रा आइए कीजिए, अमरनाथ है यही यात्रा कीजिए, केदारनाथ यात्रा कीजिए। कहाँ पे है? बाकी चीज़ों को भूल जाइए। रोजगार कहाँ? तो मुझे बात याद आती है कार्ल मार्क्स की कि धर्म एक अफीम है, यानी अफीम की तरह का नशा है। हालांकि मैं खुद धार्मिक हूँ, लेकिन धर्म को अफीम क्यों कहा कार्ल मार्क्स ने? क्यों? ये आज इंडिया में लागू हो रहा है। आपको वही अफीम देके बाकी मुद्दों से आपका ध्यान हटा दिया गया है। आप राम राम करते रहिए, घर बेच के राम भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाइए, और चढ़ावा हम ले जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी जो युद्ध के बीच में फैला हुआ है कि जब कोई बड़ा मुद्दा होता है उस चीज को दबाने के लिए यहाँ धर्म हो या फिर इंडिया पाकिस्तान वॉर हो, ऐसी चीजों को सामने ला दिया जाता है। जिस हमारे प्रधानमंत्री को आम युवाओं से, जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। मान लीजिए मैं सरकार का मुखिया हूँ, हमारी सरकार से कोई गलती होती है। अब लालू यादव जी के ज़माने में चारा घोटाला हुआ, मुकदमा किस पे हुआ? लालू यादव पे। क्यों? क्योंकि सरकार के मुखिया थे। जेल कौन गया? लालू यादव गए। तो आपके कार्यकाल में, आपकी सरकार में नीट का घोटाला हो या और भी कुछ हो,
पेपर लीक हो या कोई घोटाला भ्रष्टाचार हो, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मुखिया होने के नाते आपकी है। जी सरकार। तो जनता से, युवाओं से आप माफ़ी मांगेंगे ना, लेकिन आप किससे माफ़ी मंगवा रहे हैं? एक 15 साल की बच्ची से माफ़ी मंगवा रहे हैं। हाँ, मैंने वो वीडियो देखा। जब किसी पे लाठी पड़ती है, नहीं, जब किसी पे लाठी पड़ती है तो गुस्से में आदमी बोलता है जी, गुस्से में वो बच्ची कुछ बोल गई, हाँ, और आप उसे तो आपको माफ़ी मांगना है युवाओं से। तो आप कह रहे हैं कि हम माफ़ कर रहे हैं। आप 12 बजे रात को आके, उसके बाद 2-3 आप इंस्टाग्राम पे आपकी वीडियो आ रही है कि हम देश के युवाओं को माफ़ करते हैं। माफी आपको मांगनी है ना? माफी आपको मांगनी है, आप हमें क्यों माफ करोगे? तो जनता अब पहले की तरह नहीं है। जात पात तो खैर रहेगा, जात पात तो अगले 25 साल 30 साल जब डाइल्यूट होने का टाइम आता है तो कुछ राजनीतिक दल आके कुछ ऐसा मुद्दा अपने मैनिफेस्टो में अनाउंस कर देते हैं कि जात पात की खाई बढ़ जाती है। जैसे भाजपा पहले हिंदू मुसलमान की, अब देख रहे कि हिंदू मुसलमान पे ज़्यादा दिन हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो अब जातियों को लड़ाओ जी, बहुसंख्यक जातियों को अपने पाले में लाने के लिए जो भी करना पड़े करें। तो अब जातियां देखिए फिर खाई बढ़नी शुरू हो गई। सामान्य जाति का अलग आंदोलन चल रहा है कि आरक्षण खत्म करो, शुरू हो गया जी। अब उसके रिएक्शन में बहुसंख्यक जातियां आएंगी, जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है वो आएंगी। अब भारत के आम जनता को आप आपस में लड़ाएंगे और लड़ा के वहाँ बैठ के ताली बजाएंगे। मतलब आप तो फिर ब्रिटिश वाली चीजों पे आ गए ना, डिवाइड एंड रूल, आपस में लड़वाओ। सारे संसाधन को कुछ औद्योगिक घरानों को आप दे दे रहे हैं। अभी एक मामला झारखंड का है, देखिए झारखंड में नहीं, असम का है कि असम के जंगल में हम 5 स्टार होटल बनाएंगे। क्यों भाई? तो टूरिस्ट जो आएंगे वो 5 स्टार होटल में ठहरेंगे। अब वहाँ के आदिवासी कह रहे हैं कि ज़मीन पे हम खेती करते हैं, हाँ, ये हमारे जमीन जंगल हमारे जीविका का साधन है। आप यहाँ से हमें अगर बेदखल करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे जी। और जो एक युवा उसका नेतृत्व कर रहा था, उस युवा पर तरह तरह के केस मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया गया। फिर कोर्ट ने बोला कि आप अपने प्रूफ दीजिए, पुलिस प्रूफ नहीं दे पाई, फिर उसका बेल होगा, बेल होने के बाद फिर वहाँ की सरकार ने उस पर NSA लगा दिया, यानी कि एक तरह से आतंकवादी उसको घोषित कर दिया और फिर उठा के जेल में डाल दिया। यानी कि अब सरकार के खिलाफ जो बोलेगा उस पर आप क्या लगा देंगे? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा देंगे, आप देशद्रोह सिद्ध कर देंगे। बीच में ऐसा हुआ भी था ये तो फिर कि भाजपा के खिलाफ लिखने का मतलब या भाजपा के खिलाफ कुछ भी बोलने का मतलब क्या था भाई? कि आप देशद्रोही हैं। ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया गया था, लेकिन अब ये नैरेटिव चेंज हो रहा है। सर नैरेटिव्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो नैरेटिव्स पे चलिए, बिहार की अपोजिशन को मैं आपकी बात रखती हूँ कि कमज़ोर है, बट फिर भी ये नैरेटिव यूथ के बीच में तो आ ही रही है कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है या गवर्नमेंट करप्ट हो रही है। तो आपको क्या लगता है ये जो चुनाव का डिले है, आई एम गेटिंग बैक टू माय ओन टॉपिक, कि अगर ये जो डिले हो रहा है 2029 में जो बिहार का चुनाव होने वाला है, इसमें जो बड़ी पार्टियाँ हैं जैसे RJD हो गई या फिर भाजपा है, जदयू है, ये इस मुद्दे को यूज करेगी क्या करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में? वर्तमान सरकार अपना इंट्रोस्पेक्शन करेगी इस 1 साल के समय में। अब जैसे मान लीजिए अभी चुनाव हो, ठीक, तो जो ये मुद्दा चला है कि गांव में हर घर पे 100 रुपये का टैक्स लगेगा और रोड पे चलने का टैक्स लगेगा, नहर वर्ग का तो पहले से टैक्स लगता है, बड़ा तरह तरह का टैक्स लगेंगे ताकि बिहार का राजस्व बढ़े। अब ये मुद्दे गाँव में जाएंगे तो क्या होगा? जो मुखिया जी के उम्मीदवार या BDC उम्मीदवार या जिला परिषद उम्मीदवार भाजपा या जदयू के समर्थक होंगे, उनको तो वहाँ पब्लिक हराएगी। तो एक तरह से उनके लिए तो अच्छा हुआ हाँ। कि ये चुनाव नहीं हुआ, क्योंकि ये 100 रुपया घर के पीछे टैक्स लगाना हाँ। ये और इस तरह की अन्य बातें नहीं थी। 1 साल बाद लोग भूल जाएंगे, उसके यूज्ड टू हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे, देने लगेंगे, तो फिर उनको अच्छा मौका मिलेगा कि चलो भाई लोग भूल गए, अब भाजपा दुश्मन नहीं है। लेकिन यह तय है कि ये जो नैरेटिव अब देश में नया नैरेटिव जन्म ले रहा है, जेनजी युवा जो आए हैं, अब लोग भाजपा या भाजपा से संबंधित पार्टियां या NDA, खासकर NDA जो उनके साथ रहेंगे, उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक जागृत हो गई है कि आप बेवकूफ़ बना रहे थे इतने दिनों से। 10 साल समय एक बहुत बड़ा समय होता है। तो सर जब राजनीति ऐसे पलट रही है,
इस समय में आप एक पॉलिटिकल या इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट होने के नाते आप पब्लिक को और जो भी हमारे अगले आने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स या कैंडिडेट्स होने वाले हैं उनको शॉर्ट एंड क्रिस्प कोई आपका कोई मैसेज कि उनको क्या करना चाहिए तो वो आगे मैसेज यही है कि देखिए, डेटा आधारित काम यानी फैक्ट आधारित काम, क्योंकि अब पहले जनता के पास कुछ भी जानने के एक दो तरीके थे। सरकार का चैनल था दूरदर्शन, सरकार की आकाशवाणी या न्यूज़पेपर भी प्रो गवर्नमेंट रहती थी, मैक्सिमम न्यूज़पेपर। अब जनता के पास इंफॉर्मेशन लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, सोशल मीडिया आप मेरे सामने आके हाथ जोड़ रहे हैं, बहुत विनम्र बन रहे हैं, लेकिन आपके फेसबुक पे कोई ऐसा वीडियो अगर मैं देख लूँगा कि आप किसी को गाली दे रहे हैं तो क्या होगा, आपके प्रति मेरी धारणा बदल जाएगी जी। तो अभी ये 1 साल का मौका है कि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कीजिए, और पर्सनल ब्रांडिंग एक ऐसे आदमी के रूप में कीजिए कि जो आज का यूथ चाहता है, जो आज के लोग चाहते हैं, वैसा लीडर आप बन के आइए, लोग आपको वोट करेंगे, जिताएंगे जी। लेकिन अब ये नहीं होगा कि अब किसी गांव में या किसी टोली या किसी वार्ड पर किसी व्यक्ति विशेष का वर्चस्व नहीं है कि आप वोट दिलवा देंगे। जैसा भी धारणा राजनीतिक जो लोग हैं ना कि फलाने को इतना पैसा दे तो वो वहाँ से 100 वोट दिलवा देगा। हाँ। अब ये नहीं है, अब ये चीज़ आप कितने भी बड़े बाहुबली हो, आप वोट न दिलवा सकते हैं, न किसी को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और जाति समीकरण भी बहुत हद तक कम हो रहा है। तो साइलेंटली चुपचाप मौन होके पंचायत लेवल पे आप अपना काम करते रहिए। जो मैंने 4 चरण बताए हैं उस 4 चरण के अनुसार आप अपना काम करते रहिए, तो अंत में चुनाव आपकी निकलनी तय है। लेकिन नियत रखिए कि हम आम पब्लिक की काम करेंगे, और ऐसा वादा मत कीजिए जो आपके बस में नहीं है। जैसे मोदी जी ने ऐसा सा वादा किया जो उनके बस में नहीं था। इकोनॉमी की जानकारी थी नहीं, गुजरात के सीएम थे। अब डॉलर कैसे गिरता है, रुपया कैसे मजबूत होता है, ये चीज़ पता है नहीं, ना उन्होंने सलाहकारों से ली, और आप आके रैलियों में स्पीच दे रहे हैं कि रुपया गिरने का मतलब प्रधानमंत्री गिरा हुआ है। वो चीज़ क्या हुई, आज आप पे अप्लाई हो रही है। तो उस तरह की कई बातें आपने बोल दी जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। तो झूठ मत बेचिए, आपके बस में हो। आप अगर ग्राम प्रधान हैं, मुखिया हैं, तो आप अपने अधिकार और कर्तव्य को देख लीजिए कि बिहार सरकार ने, केंद्र सरकार ने क्या आपको अधिकार दिए हैं, उसी अधिकार के अनुरूप अपना एजेंडा तैयार कीजिए, मैनिफेस्टो तैयार कीजिए, उसी के हिसाब से। अभी आप ये मत कहिए कि मैं आप लोगों को रोजगार दे दूंगा। एक मुखिया सरकारी रोजगार नहीं दे सकता। हाँ, एक मुखिया अगर महाराष्ट्र की तरह या गुजरात की तरह हो तो गांव के स्तर पे एक कोऑपरेटिव बना सकता है, लोगों को जोड़ सकता है, उसमें कुछ कर सकता है। लेकिन वह बहुत ही क्रिएटिव स्तर का मुखिया होगा तो कर पाएगा, और साथ ही साथ यहाँ की सरकार या स्थानीय अधिकारी सपोर्ट करेंगे तो कर पाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि बिहार में क्या हाल है, कहीं से कोई सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। तो बेसिकली आपका मैसेज ये है कि आप रियल रहिए। हाँ। जो आप हैं, जो इतना आप कर सकते हैं उसी की पॉसिबिलिटी, जो पॉसिबल है वैसे प्रोमिसेस ही कीजिए, और अपनी बातों पे अड़े रहिए। तो आप लोगों के व्यक्तिगत जीवन में सुख दुख में शामिल होइए। अगर हॉस्पिटल ले जाना पड़े तो ले जाइए, अगर उसमें आप कुछ कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे काम जो लोगों के लिए बहुत ही मायने रखते हैं। अगर आप किसी को एक बार अस्पताल पहुंचाते हैं या उसका इलाज कराते हैं या साथ भी चले जाते हैं तो वह आदमी जीवन भर आपका साथ देता है। मतलब लोगों से आप इंटेंशनली जुड़िए, उनके पब्लिक वेलफेयर के मोटो से, चुनाव जीतने के मोटो से। एक तो हम मन भारतीय हैं, इसी तरह से इमोशनल, और गांव में के लोग और इमोशनल होते हैं। हाँ, आप एक बार करेंगे, हमारा सब कुछ इमोशन पर डिपेंड करता है। बीजेपी को वोट देना इमोशन पर डिपेंड है, आरजेडी को वोट देना इमोशन पर डिपेंड है, बाकी पर चुनाव में बीजेपी को हराना इमोशन, तो उसी तरह गांव में और भी इमोशन है। तो आप इमोशनली अपने आप को जनता से कनेक्ट कीजिए। कैसे होंगे ये देखिए, हर आदमी के सुख दुख में भाग लीजिए। जात पात की खाई बढ़ रही है, आप कोशिश कीजिए कि मैं अपने लेवल पे उसको मिटाऊं। बस यही तैयारी कीजिए। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे फिर बातचीत करके, और आप जिस तरीके से खुल के बोलते हैं, पूरे अपने विचारों को रखते हैं, और जनता को जो आपने मैसेज दिया, स्पेशली आपका वो 4 स्टेप था, मैं उसको एक बार रिपीट करना चाहूँगी। फर्स्ट 3 मंथ्स में डेटा पे काम करना, फिर फिजिकल ब्रांडिंग, डिजिटल ब्रांडिंग, और लास्ट 3 मंथ इलेक्शन के कैंपेनिंग पे फोकस करें। ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी आपने मतदान इंडिया की ओर से पब्लिक को बताया है कि वो अपने कैंडिडेचर को कैसे मेनटेन कर सकते हैं। साथ साथ आपने अभी का करंट सिनेरियो का रियलिटी भी बताया।
बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद है हम आगे फिर जुड़ते रहेंगे। ठीक, चलिए आपको भी बहुत 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 धन्यवाद। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति के बारे में एक बात कही जाती है कि बिहार की मिट्टी भी राजनीति समझाती है। पंचायत चुनाव का 2027 में जाना सिर्फ तारीखों का बदलना नहीं है, हो सकता है ये आने वाले 2029 के चुनाव का पूरा समीकरण ही पलट कर रख दे। तो अगर आप बिहार से हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपके मुखिया जी ने भी अपने वादों को पूरा किया है या आप बदलाव चाहते हैं। और हमारे साथ देखते रहिए मतदान इंडिया। थैंक यू सो मच।